नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का ऐलान। सीएम धामी ने पीएम मोदी का जताया आभार। उत्तराखंड को मिले 4 नए केंद्रीय विद्यालय। देश में 85 केंद्रीय और 28 नवोदय स्कूल खोले जाने का लिया गया है निर्णय। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड को भी 4 केंद्रीय विद्यालय मिले हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद अदा किया है। उत्तराखंड को 4 नए केंद्रीय विद्यालय मिले हैं, जबकि देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे और इसी के साथ ही 28 नवोदय विद्यालय खोलने का भी निर्णय लिया गया है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? अभी जो केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा भी दिया एक तरह से उत्तराखंड को, किस रूप में इसको देखा भी जा रहा है? जी कल केंद्रीय कैबिनेट में फैसला लिया गया है। देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालय खोलने का जो है फैसला केंद्रीय कैबिनेट ने लिया और इस पर मुहर लगाई गई है। और ऐसे में उत्तराखंड में भी 4 जो है नए केंद्रीय विद्यालय जो है वो खोलने का निर्णय लिया गया है और इस फैसले पर भी मुहर लगी, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र का आभार भी जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कैबिनेट का आभार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इससे आने वाले समय में उत्तराखंड के लिए जो है शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगे और इससे करीब 5,000 करोड़ की लागत से जो है विद्यालय बनेंगे और इसी के साथ साथ ही करीब 82,000 से अधिक छात्र छात्राओं को इसमें पढ़ने का जो है वो मौका भी मिलेगा। इसमें वो युवा पढ़ सकेंगे और इसी के साथ साथ ही 5,000 से अधिक स्थायी नौकरियों का सृजन भी इनके माध्यम से हो सकेगा। तो आने वाले समय में इससे शिक्षा के क्षेत्र में काफी कुछ जो है नए नए आयाम जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड को मिल रहे हैं और केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरीके से लगातार कई योजनाएं परियोजनाएं उत्तराखंड को दी जा रही है, तो इसी के क्रम में शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्तराखंड को लेकर लगातार केंद्र सरकार की तरफ से सौगात दी जा रही है। और ऐसे में ये फैसला लिया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आने वाले समय में जो है उत्तराखंड के विकास के लिए अथक जो है साबित होगा। अरुण, शिक्षा के क्षेत्र में कितना फायदा मिल जाएगा इन 4 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाने के बाद उत्तराखंड में? जी सर, देखिए इससे काफी फायदा जो है राज्य को मिलेगा, क्योंकि 4 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। 22,000 से अधिक छात्र छात्राएं इन विद्यालयों में पढ़ सकेंगे। इसके साथ साथ ही रोजगार भी इसके माध्यम से मिलेगा। करीब 5,000 से अधिक स्थायी नौकरी जो है वो सृजन होगी। तो आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में काफी जो है इसमें फायदा भी होगा और कहीं ना कहीं ये जो 4 केंद्रीय विद्यालय उत्तराखंड में खुलेंगे, इससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड के विकास के लिए मील का पत्थर भी साबित जो होंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से लगातार नए नए जो है योजनाएं भी आ रही हैं, नए नए जो है कार्य लगातार किए जा रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से, चाहे वो शिक्षा नीति हो, नई शिक्षा नीति, इस तरीके से जो तमाम फैसले लिए जा रहे हैं उत्तराखंड के लिए, कहीं ना कहीं जरूर उत्तराखंड को इसका लाभ आने वाले समय में मिलेगा। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष देहरादून पहुंचे हुए हैं, जहां पार्टी कार्यालय में निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर मंत्रियों और नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी की माने तो सबसे पहले निकाय चुनाव के लिए घोषित किए गए प्रभारी के साथ उन्होंने बैठक की। इस बैठक में संगठन की ओर से बनाई गई रणनीतियों पर भी चर्चा की गई है। आप लोगों से मोबाइल से पूरी तरह से तैयार है, सरकार भी पूरी तरह से तैयार है। यथाशीघ्र चुनाव की घोषणा होगी। जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय बीएल संतोष जी आज उत्तराखंड की एक महत्वपूर्ण बैठक में उनका मार्गदर्शन हमको प्राप्त हुआ है और इस बैठक में हमारे जिलों के प्रभारी, सह प्रभारी और 11 नगर निगम के जो हमने प्रभारी बनाए हैं, उनके साथ ही प्रदेश की टोली ये इस बैठक में सम्मिलित रही। और इस बैठक में आदरणीय बीएल संतोष जी के साथ ही प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी, प्रदेश की सह प्रभारी रेखा वर्मा जी, इनका भी मार्गदर्शन सभी कार्यकर्ताओं को मिला है। और बैठक में मुख्यतः नगर निगम चुनाव के संबंध में क्या क्या रणनीति हमको बनानी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है और चुनाव की घोषणा से पहले क्या क्या
हमारी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। इन सभी विषयों पर चर्चा हुई है और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन संतोष जी का इसमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। हरिद्वार की गैस प्लांट चौकी से चंद कदमों की दूरी पर नशे का अड्डा खुलेआम चल रहा है। दिन का उजाला होते ही शराब के नशे में धुत लोगों की महफिल सज जाती है। पुलिस की नाक के नीचे चल रहे नशे के अड्डों को लेकर प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एक और गैस प्लांट चौकी पुलिस कुछ लोगों पर ड्रिंक एंड ड्राइव की कार्रवाई कर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं दूसरी ओर उनकी चौकी के पास ही ये नशे का अड्डा खुलेआम चल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह स्थिति उनके परिवार और बच्चों पर बुरा असर डाल रही है। और पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह की कार्रवाई की पुलिस बात तो करती है लेकिन कार्रवाई नहीं करती? बिल्कुल देखिए विशाल, लगातार हम देखते हैं कि हरिद्वार की जो पुलिस है, जो शराब माफिया उनके ऊपर कार्रवाई करती है, उनको जेल भेजने का काम करती है। लेकिन ऐसे में जो हरिद्वार की गैस प्लांट चौकी है, वहाँ जो पुलिस है वो उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुहिम नशा मुक्त उत्तराखंड को कहीं ना कहीं पलीता लगाने का काम कर रही है। क्योंकि लगातार यहाँ पे जो शराबी है वो सुबह से यहाँ पे आ जाते हैं, लगातार शराब पीने का काम करते हैं, जो कहीं ना कहीं जो आसपास के लोग हैं उनके ऊपर बुरा असर डाल रही है। और देखने वाली बात ये होगी कि अब जब खबर प्रकाशित की जाती है कि उसके बाद यहाँ पे पुलिस किस तरीके की कार्रवाई करती है। क्योंकि हमने लगातार देखा है कि पुलिस के द्वारा लगातार ही ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाती है जो नशा करके वाहन चलाते हैं या फिर कहीं खुले में बैठकर सार्वजनिक स्थान पर नशा करते हैं, ऐसे लोगों को जेल भेजा जाता है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल खुले आम गैस प्लांट चौकी क्षेत्र में शराब पिलाई जा रही है, जिसके बाद भी पुलिस अभी तक इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जी तो ऐसे में क्या माना जाए, क्या ड्राइव नहीं चलाई जा रही है अभी? क्योंकि एक तरफ जिस तरह से सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं कि 2025 तक नशा मुक्त अभियान चलाकर उत्तराखंड से नशे को गायब कर देना है, तो ऐसे में क्या माने, क्या पुलिस इस तरह की कार्रवाई पर लगाम नहीं लगा पा रही कार्रवाई करके? बिल्कुल देखिए विशाल, यहाँ पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात को साफ कह दिया था कि यहाँ पे आगामी 2025 तक पूरे उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाया जाएगा। यहाँ पे जब देहरादून में हादसा हुआ था उसके बाद यहाँ पे डीजीपी ने भी इस बात को साफ कर दिया था कि सभी जनपदों में चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। जो लोग वाहन चलाते हैं वो ड्रिंक एंड ड्राइव में उनका चालान किया जाएगा। लगातार भी ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पे कहना गलत नहीं हो रही थी। जो गैस प्लांट चौकी की पुलिस है वो यहाँ पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुहिम को पलीता लगा रही है। लगातार ही ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग खुले में शराब पीते हैं। लेकिन यहाँ पे आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हो किस तरीके से जो ठेलियां वहाँ पे खड़े होकर लोग शराब का सेवन कर रहे हैं। जी विशाल। बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लक्सर के रायसी और सुल्तानपुर में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से 8 लाख रुपए की चोरी का माल भी बरामद किया गया है। बताया यह भी गया है कि दोनों बदमाशों पर कई राज्यों में पहले से ही लूट के कई मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस गिरोह के अन्य बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। विगत में हुई 2 चोरियों की, जो बड़ी चोरी थी जिसमें दीवार तोड़ के अंदर से सामान, जिसमें कैमरे हैं और नकदी है, कपड़े हैं, उनको चोरी किया गया था। करीब 5 लाख से ऊपर की अभी पुलिस के द्वारा इसमें बरामदगी की गई है। 2 अभियुक्त इसमें पकड़े गए हैं जिनका आपराधिक इतिहास काफ़ी बड़ा आपराधिक इतिहास है और करीब 30 से ऊपर मुकदमे एक अभियुक्त के ऊपर भी हैं। दोनों अभियुक्तों को पुलिस अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। 2 चोरियों का इसमें खुलासा पुलिस के द्वारा किया गया है और इन दोनों अभियुक्तों पे हम लोग गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई आगे करेंगे। मसूरी में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। वहीं ठंड के साथ ही लोग धूप का आनंद लेने के लिए मसूरी का भी रुख कर रहे हैं। पहले सिर्फ वीकेंड पर ही पर्यटकों की भीड़ देखने को मिलती थी, लेकिन अब पूरे हफ्ते बड़ी संख्या में पर्यटक मसूरी का दीदार करने पहुंच रहे हैं, जिससे सिर्फ स्थानीय व्यापारियों के व्यापार में ही बढ़ावा भी मिल पा रहा है और साथ ही
होटेलियर्स के चेहरों पर भी रौनक देखी जा रही है। यहाँ पे छुट्टियों पे आए हैं बच्चों के साथ और बहुत बढ़िया। हम लोगों ने इस मसूरी का प्लान हम लोगों ने पिछले 6 महीने से हम लोगों ने प्लान की थी ये विजिट की और वी आर सो लकी कि यहाँ पे बहुत अच्छा क्लाइमेट है। आज धूप खिली हुई है, कोहरा नहीं है, तो काफ़ी अच्छा व्यू भी है और लोगों को मैं बता सकता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेस कि आप यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे विजिट करना चाहिए। देखिए मौसम की बात करें अगर हम तो मसूरी वैसे देहरादून से ज़्यादा दूर है नहीं, लेकिन अगर मौसम की बात करें तो देहरादून और मसूरी के मौसम में काफ़ी फ़र्क हो जाता है। मसूरी में यहाँ मतलब देहरादून के मुकाबले काफ़ी थोड़ा यहाँ ज़्यादा ठंडा है और काफ़ी मतलब अच्छा मौसम है यहाँ का। लोगों को बहुत पसंद आता है, काफ़ी टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं, हम लोग भी यहाँ घूमने आ रहे हैं। तो यहाँ का जो अगर मतलब मौसम हो गया, यहाँ का मतलब जो मार्केट हो गया, यहाँ पे मॉल रोड हो गई, काफ़ी चीज़ें यहाँ घूमने की हैं। ऊपर यहाँ से थोड़ी ऊपर दलाई हिल्स है, लगभग 4-5 किलोमीटर ऊपर। दलाई हिल्स में भी घूमने के लिए काफ़ी अच्छा है। वहाँ भी इतना ही ठंडा है लगभग। वीकेंड्स पे अच्छा ऑक्यूपेंसी आ रही है ऑक्सीजन के हिसाब से, वीकडेज में थोड़ी सी कम है, परंतु गत वर्षों के कंपेयर किया जाए तो नवंबर का माह जो है थोड़ा सा बेहतर रहा है और हम जो है कमिंग न्यू ईयर वीकेंड, क्रिसमस वीकेंड पे उम्मीद अच्छी लगा रहे हैं कि काफ़ी पर्यटक आएगा। हालांकि अभी बुकिंग्स की गणना जो है काफ़ी कम है, परंतु आते आते अच्छी बुकिंग्स हमको मिलने की संभावना है, फुटफॉल अच्छा रहेगा। कहना ठीक है। आजकल देखा जा रहा है कि अमूमन मसूरी में सर्दियों में यहाँ पे जो है पर्यटकों का आना बहुत कम होता था, लेकिन जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे और पोल्यूशन की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार सर्दियों में भी यहाँ पे पर्यटकों का लगातार आगमन हो रहा है। तो इससे पर्यटक व्यवसायी भी खुश हैं और इसको कम से कम ये है कि 50% ऑक्यूपेंसी है, तो ये एक शुभ संकेत है मसूरी के लिए और अच्छा है। हम तो पर्यटकों से आपके माध्यम से निवेदन करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक यहाँ आएँ, यहाँ के सुहाने मौसम का आनंद लें और पोल्यूशन फ्री यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट मिलेगा। बहुत बढ़िया मसूरी आपके स्वागत के लिए तैयार है। और संवाददाता शुभम ग्यारोला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शुभम, किस तरह से पर्यटकों की भीड़ अब देखी जा रही है, कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं मसूरी का दीदार करने? जी विशाल, बिल्कुल बता दूं, मसूरी पर्यटक नगरी और लगातार मसूरी के इस समय सीजन ऑफ का टाइम है, लेकिन लगातार देखा जा रहा है जिस तरीके से मैदानी क्षेत्रों में कोहरा और पहाड़ में जो है धूप खिल रही है, साथ ही साथ हल्की ठंड पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं पर्यटकों को लुभा रहा है। लगातार पर्यटक वीकेंड्स पे लगातार मसूरी का रुख कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मसूरी के पर्यटकों के लिए भी और साथ ही साथ जो यहाँ के व्यवसायी है उनके लिए ये चेहरे खिले हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल शुभम, और ऐसे में क्या माना जाए कि प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं जब इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच भी रहे हैं वहां पर? तो जी बिल्कुल, मैं बता दूं, प्रशासन अपनी तरफ से पूरा मुस्तैद है। पूरा अगर बात करूं पुलिस की, तो लगातार पुलिस का बल भी जो है सैटरडे संडे के लिए यहाँ पे लगातार देहरादून से बुलाया जाता है। ट्रैफिक की भी यहाँ पे जो है पूरा ध्यान रखा जाता है। साथ ही साथ जो यहाँ का लोकल प्रशासन है वो भी पूरी रूप से मुस्तैद रहता है कि कोई भी बड़ी जो है यहाँ पे दिक्कत ना पहुंचे और जो पर्यटक है आराम से मसूरी का आनंद लेता है। बिल्कुल शुभम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राज्य में बारिश बर्फबारी का इंतजार खत्म होने जा रहा है। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक रोहित थपरियाल का कहना है कि 8 और 9 दिसंबर को प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर देखने को मिलेगा। इससे प्रदेश भर में हल्की बारिश और 2500 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने के भी आसार हैं। इसके बाद अगले 3 से 4 दिन में तापमान में 2-4 डिग्री की कमी भी आने से ठंड बढ़ेगी। देखिए 8 और 9 तारीख को उत्तराखंड को एक पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित कर सकता है, जिसके चलते 8 और 9 तारीख को उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा और बर्फ़बारी मिल सकती है। इसमें कहीं कहीं जो है हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फ़बारी मिलने की भी संभावना है। तो इसमें देखेंगे जो 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थान हैं वहाँ पर बर्फ़बारी मिलने की भी संभावना है। जबकि जो 8 तारीख को खास करके ये एक्टिविटी जो है दोपहर बाद शुरू होने की संभावना है उत्तराखंड में और 9 तारीख तक चलेगी। उत्तराखंड में निकायों का कार्यकाल 1 साल पहले ही खत्म हो गया था, जिसके बाद प्रशासकों की नियुक्ति की गई थी और कई बार प्रशासकों का कार्यकाल भी बढ़ाया गया, जो अब तक जारी है। और इन सब के बीच निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बीजेपी की सरकार ने शपथ पत्र देकर ये वादा किया था कि निकाय चुनाव 25 दिसंबर तक करा लिए जाएंगे, लेकिन मौजूदा वक्त की स्थिति को देखते हुए
ऐसा लग रहा है जैसे इस वर्ष निकाय चुनाव कराना संभव ही नहीं है। रिपोर्ट में देखिए। जनता पार्टी के द्वारा उत्तराखंड में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर के अपनी पूरी तैयारी कर ली है। उत्तराखंड में सत्ताधारी बीजेपी हो या विपक्षी पार्टी कांग्रेस, दोनों पार्टियां निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी हैं। निर्वाचन आयोग के साथ ही राजनीतिक पार्टियां तैयारी में जुटी है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसमें दिसंबर 25 तक निकाय चुनाव करा पाना संभव नहीं दिखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नगर निकायों की निर्वाचन नियमावली में नाम बदलने को लेकर जिलाधिकारियों को भेजे गए पत्र से तो यही संकेत मिल रहे हैं। जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय देव संतोष जी आज उत्तराखंड की एक महत्वपूर्ण बैठक में उनका मार्गदर्शन हमको प्राप्त हुआ है और इस बैठक में हमारे जिलों के प्रभारी, सह प्रभारी और 11 नगर निगम के जो हमने प्रभारी बनाए हैं उनके साथ ही प्रदेश की टोली ये इस बैठक में सम्मिलित रही और बैठक में मुख्यतः नगर निगम चुनाव के संबंध में क्या क्या रणनीति हमको बनानी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है और चुनाव की घोषणा से पहले क्या क्या हमारी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, इन सभी विषयों पर चर्चा हुई है। पूरी तरह से तैयार है, सरकार भी पूरी तरह से तैयार है। यथाशीघ्र चुनाव की घोषणा हो। प्रदेश में 102 स्थानीय नगर निकायों के चुनाव अब अगले वर्ष ही होने की उम्मीद है, क्योंकि निर्वाचन आयोग पूरी कोशिश में लगा है कि समय से चुनाव करा लिए जाएं। निकाय क्षेत्रों में 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूरा करने वाले मतदाताओं के लिए 8, 9 और 10 दिसंबर तक पत्र भर सकेंगे। फिर ये नाम निकायों की मतदान सूची में दर्ज किए जाएंगे। इधर कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी निकाय चुनाव को लेकर पार्टी के नेताओं को जिलों की जिम्मेदारी भी सौंप दी है। बीजेपी ने देहरादून में कुलदीप कुमार, ऋषिकेश में दान सिंह रावत, हरिद्वार में ज्योति प्रसाद गैरोला, रुड़की में राम मोहन अग्रवाल, कोटद्वार में राकेश गिरी, श्रीनगर में रमेश गढ़िया, पिथौरागढ़ में गोविंद पिलखवार, अल्मोड़ा में प्रदीप बिष्ट और रुद्रपुर में दीपक मेहरा, हल्द्वानी में मनोज पाल और काशीपुर में तरुण बंसल वहां के नगर निकाय चुनाव प्रभारी की भूमिका का निर्वहन करेंगे। इसी तरह 45 नगर पालिका और 46 नगर पंचायत में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर भी पार्टी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उत्तराखंड में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर के अपनी पूरी तैयारी कर ली है और जैसे राज्य चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव का कार्यक्रम जारी किया जाएगा उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और पार्टी ने अपने सभी नगर निगमों के लिए, नगर पालिकाओं के लिए, नगर पंचायतों के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। कल उसकी सूची जारी कर दी है। इसके बाद हम लोग सभी नगर निगमों के लिए प्रत्याशी चयन के लिए पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति कर रहे हैं। जैसे आरक्षण का निर्धारण हो जाएगा उसके बाद हमारे पर्यवेक्षकों की टीम जिले में जाएगी, निकाय में जाएगी और वहाँ जो जो लोग दावेदारी कर रहे हैं उनका फीडबैक लेकर के कार्यकर्ताओं के राय परामर्श करने के बाद वो पैनल बना करके लेके आएंगे और राज्य की जो हमारी चुनाव समिति है उसके बाद उस पैनल के आधार पर प्रत्याशी का चयन करेगी। इधर कांग्रेस ने भी पार्टी के वरीय नेताओं को निकाय चुनाव को लेकर जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें देहरादून जनपद की जिम्मेदारी पूर्व मंत्री शूरवीर सिंह सजवाण को दी गई है। हरिद्वार की जिम्मेदारी प्रकाश जोशी, उत्तरकाशी की जिम्मेदारी सूर्यकांत धस्माना, चमोली की जिम्मेदारी विधायक मदन सिंह बिष्ट को दी गई है। इसी तरह टिहरी जिले की जिम्मेदारी पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी, रुद्रप्रयाग जनपद की जिम्मेदारी पूर्व मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी, पौड़ी जिले की जिम्मेदारी पूर्व विधायक जोत सिंह गुंसोला को दी गई है। जबकि पिथौरागढ़ की जिम्मेदारी भागीरथ भट्ट, चंपावत की जिम्मेदारी पूर्व सांसद महेंद्र पाल सिंह, अल्मोड़ा की जिम्मेदारी विधायक हरीश धामी को, बागेश्वर की जिम्मेदारी सतीश नैनवाल, नैनीताल की जिम्मेदारी गोविंद सिंह कुंजवाल और उधम सिंह नगर की जिम्मेदारी पूर्व विधायक रंजीत सिंह रावत को दी गई है। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने नगर निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और कोऑपरेटिव चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए 13 के 13 जनपदों में अपने प्रभारियों की नियुक्ति की है। अधिकांश प्रभारी गणों ने जिलों में जाकर बैठकें भी की हैं और बैठकें गतिमान भी हैं और एक हफ्ते के अंदर अंदर सारे प्रभारी गण जिलों में जाकर जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से नगर निकाय, पंचायत और कोऑपरेटिव चुनाव के संबंध में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से राय मशवरा करेंगे और जो भी फीडबैक आएगा उसको प्रदेश कांग्रेस कमेटी को देंगे। उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी अग्रतर कार्रवाई करेगी। दोनों पार्टियों ने पार्टी के नेताओं को जिम्मेदारी तो सौंप दी है,
लेकिन अब तक साफ नहीं हो सका है कि चुनाव कब होंगे। निकायों में ओबीसी आरक्षण के दृष्टिगत निकाय अधिनियम में संशोधन अध्यादेश अभी लटका हुआ है, तो आरक्षण नियमावली को भी हरी झंडी मिलनी है। फिर आरक्षण का निर्धारण होना है, जिसमें कम से कम एक हफ्ते से अधिक समय लगना तय है। ऐसे में है कि निकाय चुनाव आगे खिसकेंगे। इस बीच राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को नगर निकायों की निर्वाचन नामावली में नाम शामिल करने के दृष्टिगत पत्र भेजा है, जिसे पूरा करने में वक्त लगेगा। उत्तराखंड में पहले निकाय चुनाव टला, उसके बाद छात्र संघ चुनाव टला और बाद में पंचायत चुनाव टल गया। लिहाजा विपक्ष लगातार सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा है। अब दिसंबर 25 तक निकाय चुनाव की बातें कही जा रही है, जो मुश्किल लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।